नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेड विज की एक और वीडियो में। आज हम एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक अपने एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन भी करेंगे। बट उससे पहले आप लोग ये अच्छी तरह से समझ लें कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो हमारी किसी भी राय, किसी भी एनालिसिस को आप केवल केस स्टडी की तरह लें, और उस पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने रिस्क एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ये डिसीजन लें कि आपको उसके अंदर आना है या नहीं आना है, उस पर कोई ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि जो भी एनालिसिस हम यहाँ करते हैं उसमें हमारी इंडिविजुअल पोजीशन भी हो सकती है और उसमें हमारा वेस्टर्न इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप मेरी किसी भी एनालिसिस को खरीदने या बेचने की राय ना माने, उससे आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जाएं, उससे सलाह लें, अपनी रिस्क एनालिसिस करवाएं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने एक अपने आप में एक जोखिम भरा काम है और उसके साथ एक वोलेटिलिटी का रिस्क आता है। तो कृपया अपने रिस्क एनालिसिस को अच्छे से करें और समझें, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टॉक के साथ। हमारा स्टॉक का नाम है आईएक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टॉक में अब इस टाइम पे जैसे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, तो अब इस टाइम पे हमारे पास दो ही तरीके के डिसीजन है। या तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दें और एक बड़े डिप का वेट करें, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि शायद आने वाले 5 6 7 महीने में मिल जाए। बट अगर वो डिप हमें नहीं मिलता है तो हमारी कैपिटल एक तो अनइन्वेस्टेड रहेगी, बिना इन्वेस्टेड रहेगी। और दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से भी 10% ऊपर जाके फिर करेक्शन देता है तो वो करेक्शन का साइज भी कम हो जाता है। तो इस टाइप में हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए जो कि अपने सही वैल्यूएशन पे हों, अच्छी जगह पे हों। बट एक इनहेरेंट रिस्क है मार्केट के गिरने का, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, मार्केट गिरेगी तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे। बस ये है कि कुछ स्टॉक्स जो पहले से कंसोलिडेशन में है, उनके वो कुछ फाइनल बॉटम बनाएंगे और कुछ उस गिरावट के साथ उस गिरावट को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमको जहां तक अपने इन्वेस्टमेंट को रखना है, ऐसे स्टॉक्स में रखना है कि अगर मार्केट में कोई क्रैश आता भी है तो उन स्टॉक्स में गिरेंगे वो भी, बट उनमें गिरने की जगह कम हो, और उनके जो भी बॉटम बने वो शॉर्टर टाइम पीरियड में बन के और ऊपर आ जाएं। तो उस तरीके के चार्ट्स ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो हमें हमेशा ऐसी जगह पे लेना होता है जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड मल्टीपल टाइम्स का हो। और उन जगहों पे, जब मार्केटिंग जगहों पे होती है तो उनमें भी एक इनहेरेंट रिस्क आ जाता है कि एक बार उनका फाइनल बॉटम भी बन सकता है। उसी तरीके का एक चार्ट हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था बजाज कंज्यूमर का, वो भी वैसा ही एक चार्ट है। और वैसा ही एक दूसरा चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे आईएक्स का है। तो उससे पहले हम एक बार अपना आईएक्स के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो ये हमारा आईएक्स के फंडामेंटल्स हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, हम एक बार देखेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी एक मोनोपोली होल्ड करती है। कंपनी में दो तरह कंपनी जो है पावर ट्रेडिंग का काम करती है, जो भी स्टेट्स के बीच में यूनिट्स की सेल और परचेज होती है। अगर कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, दूसरी को बेचनी है, तो वो इसके प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट लिस्ट में, एक बार हम इसका क्लाइंट लिस्ट देखते हैं। सेवन 7,300 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है 36 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। तो एक तरीके की मोनोपोली होल्ड करती है ये पावर ट्रेडिंग में। और इसके अलावा ये एनर्जी रेटिंग का भी काम करती है। जो आपके एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं उनको रेटिंग देती है कि सर्टिफिकेशन करती है, और एनर्जी सेविंग का और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी देती है। तो इस तरीके के इनके कई काम हैं। ओवरऑल ये मोनोपोली स्टेटस होल्ड करते हैं। तो जब कोई मोनोपोली स्टॉक हमें अपने फेयर प्राइस पे मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करने की। अब हम इसमें एक, इसके साथ में हम इसको अगर ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो एक बार हम इसके ऐसे फंडामेंटल देखते हैं। तो स्टॉक का P 37 का है, ROC 51 का है, ROE 40 का है, फेस वैल्यू 1 की है, इंडस्ट्री P 37 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 14 टाइम्स पे है।
स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 63 रुपीज के आसपास है, और ये वहां से 73 रुपीज ऊपर चल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, 4 का है, एंड ईपीएस 3.69 का है। 1.94 पैग रेशियो, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। अब हम अगर इस स्टॉक को ऐसे देखते हैं तो ये हमें फंडामेंटल थोड़े से ओवर वैल्यूड लगते हैं। अब हम इसको एक बार कंपैरिजन करने के लिए इसको कंपेयर हम करते हैं सीडीएसएल से। जैसे ही हम यहाँ पे खोलते हैं और इस पे हम सीडीएसएल के एक बार फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, तो सीडीएसएल भी एक मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक है, तो हम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सीडीएसएल का पी 50 का है, इसका पी 37 का है। इसकी बुक वैल्यू, आरओसी 13 का, आरओई 23 का है। इसकी बुक वैल्यू, आरओसी 51 का और आरओई 39 का है। तो वैल्यूएशन कम और आरओसी आरओई की वैल्यू ज़्यादा दिखती है। ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 1270 पॉइंट ऊपर है, और ये 73 पॉइंट ऊपर है। ये अपनी बुक वैल्यू के प्राइस टू बुक वैल्यू 14 टाइम्स पे मिल रहा है, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू 14 टाइम्स पे मिल रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये बराबर दिखता है। ये पैग रेशियो 2.35 का और ये पैग रेशियो 1.94 का है। तो अगर आप इसको सीडीएसएल से कंपैरिजन करते हैं तो आपको ऐसा देखने में लगता है कि स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। अब इस स्टॉक में हमारे सोचने का क्या रीजन है, वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक बार हम इसके ग्रोथ पैरामीटर्स भी देखते हैं। कंप्लीटली कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। 19.1% का सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर्स का, और आरओई 43 ईयर्स का, 3 ईयर्स का। तो हम अगर नीचे जाके देखते हैं इसके एक बार, ये 11%, 12%, 16% और 7%। एक बार हम सीडीएसएल के भी देखते हैं। तो सीडीएसएल ऑन एवरेज 20% से ग्रोथ कर रही है, और ये ऑन एवरेज 15% के आसपास से ग्रोथ कर रही है, जिसमें ट्रेलिंग 12 मंथ पे ग्रोथ इसकी टॉप लाइन की नहीं दिखती है। सीडीएसएल की बॉटम लाइन की जो ग्रोथ है वो भी ऑन एवरेज 20% के आसपास है, और इसकी 15% के आसपास की बॉटम लाइन की ग्रोथ है। तो जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, ये ग्रोथ और बढ़ती है, तो इसके वैल्यूएशन एक्सपेंशन की जगह बिल्कुल दिखती है, और इसको मार्केट मोनोपोली के स्टेटस में ले जा सकता है आगे की तरफ। अभी इस स्टॉक के ना चलने का रीजन है कि इस स्टॉक में बैड न्यूज़ है। गवर्नमेंट इसके मोनोपोली स्टेटस को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इसके अल्टरनेटिव भी होने चाहिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर कि पावर ट्रेडिंग हो सके। बट अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि एक टाइम पे एचडीएफसी एमसी थी, वो मोनोपोली स्टेटस को होल्ड करती थी। बट जब उसके कंपटीटर आए, यूटीआई एएमसी आई, एबीएसएल एएमसी आई, तो क्या उसको वैल्यूएशन मार्केट ने नहीं दिए। आज की तारीख में अगर हम एचडीएफसी एएमसी का चार्ट देखते हैं तो 3200 अपने लाइफ टाइम आई के ऊपर खड़ा है। तो अगर कोई कंपटीटर आ भी जाता है तो भी इसको इसके जितने वॉल्यूम करने और इसके जितना कस्टमर बेस बनाने में उसको टाइम भी लगता है, और कस्टमर भी इतनी जल्दी शिफ्ट होना नहीं चाहता है। तो उस हिसाब से देखें तो एक थोड़ा सा रिस्क है रेगुलेटर का, कि कल को अगर कोई दूसरा कंपटीटर भी आता है तो इनके वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो सकते हैं। बट स्टॉक में अच्छे रेट तभी मिलते हैं जब खराब न्यूज़ होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए तभी सोचा जाता है जब खराब न्यूज़ होती है। जो चीज़ मेरे को इसमें लगती है, अब हम एक बार इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। इस स्टॉक में जितनी खराब खबरें आनी थी वो आ चुकी हैं, और खराब खबरें आने के बाद भी इसने जो अपना मैक्सिमम लो मारा है वो 115 का मारा है। अब इसके बाद केवल यही बचा है कि कंपनी का जो कंपटीटर उसका नाम अनाउंस हो जाए या फिर कंपनी बंद हो जाए। दो ही अल्टरनेट बचे हैं कि इसके कंपटीटर का नाम अनाउंस नहीं हुआ, बस ये कहा गया कि हम इसके कंपटीटर लाएंगे, और उतने उसके उस न्यूज़ पर इस मार्केट ने इसको लो दिया है 115 का। तो जब उसके कंपटीटर लाए आएंगे कि न्यूज़ पर 115 का लो है, तो अगर कंपटीटर आ जाता है तो ये लो थोड़ा सा नीचे और बन सकता है।
राइट। तो उस केस में बस उतना सा रिस्क है। और आने के लिए इसको अगर मोनोपोली स्टेटस दिया जाता है, पी एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती है, तो ये स्टॉक जब मोनोपोली के स्टेटस पे जाएगा तो 50 के पी, 60 के पी और 80 के पी पे भी जा सकता है। तो अगर आप इसको टेक्निकल एनालिसिस के उसमें देखें तो भी यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से भी देखें तो बैड न्यूज़ ऑलमोस्ट स्टॉक्स में आ चुकी हैं। बस एक कंपटीटर अगर अनाउंस हो भी जाता है तो एक नया लो बन सकता है, और उसके बाद मेरे को इसमें डाउन साइड की गुंजाइश थोड़ी सी कम लगती है। अब अगर हम टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो इसमें स्ट्रेट अवे एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है कि ये एक मेरी फर्स्ट वेव बनी है और ये एक सेकंड वेव की फॉर्म में नीचे की तरफ चल रहा है। तो अगर मैं दूसरा इसके मंथली चार्ट पे हमें जो दिखाई देता है कि मंथली के मूविंग एवरेजेस पर 20 डेज, 20 मूविंग एवरेज, 15 मूविंग एवरेज पर और 200, 100, 200 और 50 डेज की मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक मंथली के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन का जोन होता है, एक्यूमुलेशन का जोन होता है, हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कई बारी कि ये यहीं पे, मैं एक बात बनाता हूँ कि ये यहीं पे ऐसे ऐसे कुछ करते रहेगा, ये यहाँ गया फिर यहाँ गया, और मार्केट में अगर कोई पैनिक बॉटम बनता है, ये यहाँ पे ये ऐसे करता है फिर ऐसे करता है फिर ऐसे करता है, ये प्रोसेस कुछ दिन तक चलता है, और अगर मार्केट पूरा गिरता है तो ये पैनिक पैनिक बॉटम बना सकता है जिसमें कि ये हल्के लोगों को बाहर निकालेगा और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये कई बार इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, स्टॉक्स में पैनिक बॉटम बनाए जाते हैं ताकि जो हल्के निवेशक है उनको बाहर निकाला जा सके स्टॉक को ऊपर ले जाने से पहले। तो अगर हम इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं तो पब्लिक कितनी, पब्लिक होल्डिंग 60% है। तो 60% पब्लिक एक साथ पैसा नहीं कमा सकती। अगर इस स्टॉक को ऊपर ले जाना तो इस पब्लिक होल्डिंग को कम किया जाएगा, और उस पब्लिक होल्डिंग को कम करने के लिए एक पैनिक बॉटम किसी भी मार्केट की गिरावट में बनाया जा सकता है। बट वो बॉटम के रेट मुझे नहीं लगता 1, 2, 3 दिन से ज्यादा रुकेंगे, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर हम इसका एक वीकली चार्ट लगाते हैं तो वीकली चार्ट पे जो हमारे पैटर्न दिखते हैं वो एक ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और एक फिफ्थ वेव, एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखती है। और इसके अगेंस्ट में एक करेक्टिव साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखती है, जो कि ये पैटर्न बनाती है ए बी एंड सी, सी के अंदर 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी तक के लिए लगता है कि इसने एक पूरी साइकिल अपनी कंप्लीट कर ली है। बट कई बार ऐसा होता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद एक और लो बन जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हल्के लोगों को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है, और उसके बाद स्टॉक चलना शुरू करता है। तो उस केस में अगर मैं ये ड्राइंग डिलीट करता हूँ या इसको हाइड कर देते हैं और हम इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इस पूरे जोन का ये 61% एरिया के आसपास है, और ये जो पैनिक लो बन सकता है वो 78 से 81% के एरिया में बन सकता है, जो कि अराउंड 90 से 100 के बीच में है। तो अगर यहाँ पे कभी मिलता है तो आपको इस स्टॉक को लेने के बारे में सोचना चाहिए, और खोने के लिए बहुत कम होगा और पाने के लिए इसमें काफ़ी बड़े अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आपको कभी यहाँ पर स्टॉक को धीरे धीरे सिप के जरिए एक्यूमुलेट करें, छोटा छोटा मंथली सिप करके स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, और कभी पैनिक बॉटम लगता है तो उस केस में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़े रिटर्न के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक लो बनता दिखता है, इसका फाइनल ब्रेकआउट जब आएगा जब ये हाई ऊपर का कंफर्म होगा। तो एक बार हम इसको, इस रिट्रेसमेंट को हटाते हैं और हम ऊपर की एक इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं कि इस पूरे फॉल की रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे कि इस पूरे फॉल की रेजिस्टेंस जोन हमारी 23-38% की जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही है। तो इस स्टॉक का पहला ब्रेकआउट इस
प्राइस एक्शन के बेस पे 175 को काम पार करने पर, और फाइनल ब्रेकआउट जब ये 200 के लेवल 192 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब आएगा, तब इस ट्रेड का कंफर्मेशन होगा। बट उस टाइम पर ये ऑलरेडी यहाँ से 60 से 70% ऊपर चला गया हो। अब अगर मैं नीचे की रिस्क देखता हूँ 1995 रुपीज की, तो हमारा रिस्क पड़ता है आज के रेट से, अगर हम लगाते हैं 90 रुपए के रेट पे, तो अगर हम 90 भी मान लेते हैं इसका लो, तो ये 33% का रिस्क रिस्क है। तो इस 33% के रिस्क को मिटिगेट करने का तरीका यही है कि आप इसको सिप के फॉर्म में लें, और जब नीचे 90 और 100 के बीच में मिले तब आप इसको लमसम अमाउंट डाल के और इसको होल्ड करें। बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है। ट्रेड का कंफर्मेशन 180, 192, 193 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आएगा। और मतलब मेरी राय रहेगी कि इस ट्रेड को हमें बिना स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ट्रेड मोनोपोली स्टॉक्स में आप स्टॉप लॉस लगा के अल्टीमेटली ये होता है कि आप बाहर हो जाते हो और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके के ट्रेड में क्वांटिटी कम लें, धीरे धीरे करके लें, जल्दी में ना लें, और कम क्वांटिटी के साथ आप इसको 30% नीचे भी तक भी होल्ड कर पाओगे। अगर क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो 30% या 10% के फॉल में ही आप बाहर निकल सकते हो। तो उस हिसाब से सोच के, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच करके इसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखा जा सकता है। और इसके अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो ये यहाँ से बहुत ही ऊपर के टारगेट आते हैं, और ये 1,000 रुपये, 1,500 रुपये किसी भी लेवल तक जा सकता है। जिस तरीके से बीएसई में बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं, उस तरीके से आईएक्स में भी आने वाले सालों में बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे बीएसई का स्टॉक भी तब चला जब कोविड का लो बन गया। तो कई बारी ऐसे स्टॉक्स को चलाने के लिए पैनिक लो बनाना पड़ता है, ताकि हल्के लोग उनसे बाहर हो जाएं, और फिर स्टॉक्स को चलाया जाता है। तो उस पैनिक लो में अक्यूमुलेशन करें, ना कि बेच के बाहर निकलें अगर आपके पास ये स्टॉक है तो। अभी के लिए इसमें सिप करके धीरे धीरे होल्ड करें, और लेट्स होप कि ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, और वी ऑल विल गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक। तो अगर आपको ये की गई हुई एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस तरीके से आगे भी दूसरे शेयर्स की एनालिसिस करते रहेंगे, और हमारा उद्देश्य ये है कि जब मार्केट लाइफ टाइम है पे हम ऊपर वाले स्टॉक्स में ना फंसें। कभी अगर टाइम होगा तो हम उस तरीके की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो पहले के ब्रेकआउट हुए थे वो हमने कैसे पकड़े थे, वो भी इन्हीं तरीके के पैटर्न से पकड़े हुए थे। तो अभी के लिए हमारे पास जो जो जिन स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, केवल उनकी हम बात करेंगे। अगर हम सबकी बात करने लगेंगे कि इस स्टॉक को ना खरीदें, उस स्टॉक को ना खरीदें, तो फिर हम जो खरीदना है उससे दूर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरीके की कोई लिस्ट कंपाइल करें जिसमें किन स्टॉक्स से दूर रहना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।